Good morning, students. Hope you will be fine and healthy at your home. So let's continue next topic, agro-based industry in this videos. In these videos, we have studied about the agro-based industry. First of all, I would like to define what is the meaning of agro-based industry. यानी कि कृषि आधारित उद्योग. Those industry which are based on agriculture or get raw material from agriculture is called agro-based industry. There are some example: cotton, jute, silk, woolen textile, sugar and edible oil etc. are some industry that are based on agriculture raw material. ये सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि रॉ मटेरियल के लिए किस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू अबाउट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. द फर्स्ट इंडस्ट्री इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि कपड़ा उद्योग. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसे हम कपड़ा उद्योग कहते हैं. In this context that we have discussed on what is the contribution and how many people were working in textile industry. The textile industry occupy unique position in the Indian economy because it contributes significantly to industrial production 14%. अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इंडियन इकोनॉमी में, बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. क्योंकि औद्योगिक उत्पादन में अकेली इंडस्ट्री हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितने परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है? 14%. दैट यू हैव टू बी आउटलाइन दिस पॉइंट कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में उसका अकेले 14% कॉन्ट्रीब्यूशन है. एम्प्लॉय जनरेशन 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली, द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर एंड फॉरेन एक्सचेंज, अर्निंग अबाउट 24.6%. अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री की तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि डायरेक्ट कितने लोगों को रोजगार प्रदान करती है? 35 मिलियन पर्सन को डायरेक्टली रोजगार प्रदान करती है. दी सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर, और सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री हमारी एग्रीकल्चर के बाद यदि नाम आता है तो एग्रीकल्चर के बाद नाम आता है तो हमारी इंडस्ट्री का नाम आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि सेकंड पोजीशन पे है. अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज में अर्निंग कितनी करती है? 24.6% अर्निंग करती है, यानी कि विदेशी जो मुद्रा का अर्जन किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के द्वारा वो 24.6%. दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा. एंड नेक्स्ट डाटा इज इट कॉन्ट्रीब्यूट 4% टुवर्ड्स जीडीपी. जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 4% है. इट इज ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलियंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू हाईएस्ट वैल्यूएबल एडिड प्रोडक्ट. कहते हैं कि हमारे देश में अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, एक अकेली इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलियंट है, आत्मनिर्भर है बिल्कुल, एंड कंप्लीट दी वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू दी हाईएस्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट. कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो आत्मनिर्भर भी है और किस तरीके से वो कच्चे माल से बहुत ही मूल्यवान वस्तुएं बनाने का काम करती है. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. दैट इज डाटा बेस्ड क्वेश्चन, सो यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर अबाउट ऑल दिस डाटा. इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. यहाँ पर हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे. टेक्सटाइल में सबसे पहले कॉटन का नाम आता है. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहली जो इंडस्ट्री थी वो कहाँ लगी थी? 1854 में. दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट. यू हैव आल्सो स्टडी अबाउट दिस इन हिस्ट्री चैप्टर. Cotton textile industry. In ancient India, cotton textile were produced with hand spinning and handloom weaving technique. कहते कि प्राचीन अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें तो वहां पर जो कॉटन टेक्सटाइल थी वो हाथ से स्पिन करके या हैंडलूम का ज्यादा प्रभाव रहता था, टेक्निक यूज की जाती थी. आफ्टर दी 18th सेंचुरी पावरलूम केम इनटू यूज. जो पावरलूम यानी कि विद्युत से चलने वाली जो मशीनें थी वो यानी कि 18th सेंचुरी में यूज की गई थी. कौन सी इंडस्ट्री में? कॉटन. अगर हम बात करें तो कॉटन इंडस्ट्री में लूम आई थी जो विद्युत चलित थी. अवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर ए सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट compete with the मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड. कहते हैं कि अगर हम बात करें कॉलोनियल पीरियड की, कॉलोनियल पीरियड में कहीं ना कहीं हमारी कॉटन इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा गहरा धक्का लगा था, क्योंकि ये जो मिल मेड कपड़ा होता था इंग्लैंड का, खासकर मैनचेस्टर का कपड़ा, उसके साथ कॉम्पिटिट नहीं कर पाई. कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री को उस समय पर एक बहुत बड़ा धक्का लगा था. तो सबसे पहले बात आती है इसमें फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल कहाँ स्टैब्लिश हुआ? इंडिया में, मुंबई में. कब हुआ? 1854 में. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. एंड दिस क्वेश्चन आल्सो पुट इन UPSC exam many times, so that is most important. First textile industry, you can say the first textile mill
was established. First cotton mill 1854 Mumbai. The two world war were fought in Europe. India was a British colony. कहते कि जब दो विश्व युद्ध लड़े गए, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 1918, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 to 1945, there was a demand for cloth in UK, hence they gave a boost to development of the cotton textile industry. कहते कि जो यूके के अंदर डिमांड थी कपड़े की, वो काफ़ी बड़ी समय पर दे गए ए बूस्ट टू डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कहते कि ऐसा होने से हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको काफ़ी बड़ा योगदान मिला, काफ़ी बड़ा रोल रहा। कहीं ना कहीं जो सेकेंड वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया तो उस समय पर यूरोप ने भाग लिया था, लेकिन हम लोग उन दिनों में जनरली अगर हम बात करें तो हम लोग ब्रिटिश इंडिया के अधीन थे, तो इंग्लैंड ने भाग लिया, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव काफ़ी रहा हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर। As on 30 November 2011 there were 1946 cotton and women made fiber textile mill। अगर हम बात करें 30 नवंबर 2011 के अनुसार हमारे देश में 1946 कॉटन और वुमेन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल है। अबाउट 80% ऑफ दीज आर इन प्राइवेट सेक्टर, ज़्यादातर इसमें निजी मिल है ये, एंड रेस्ट इज पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। और जो 20% बचे वो कोऑपरेटिव में, और अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर में आते हैं, कि ज़्यादातर जो मिल लगे हुए हमारे देश में कॉटन के या वुमेन मेड फाइबर के, वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्री विद 4 to 10 लूम्स। कहते हैं कि अगर हम बात करें छोटी फैक्ट्री की जहां पर 4 से 10 लूम लगी हुई हैं, उनकी संख्या भी बहुत अधिक हमारे देश में। इन दी अर्ली ईयर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसंट्रेटेड इन दी कॉटन ग्रोविंग बेल्ट महाराष्ट्र एंड गुजरात। आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर कॉटन के लिए कौन से स्टेट को जानते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात को, तो ज़्यादातर मिल हमारी यहीं पर केंद्रित है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एसेसिबल पोर्ट फैसिलिटी, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट ETC कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड इट्स लोकलाइजेशन। कहते हैं कि अगर हम बात करें कॉटन इंडस्ट्री की, भाई ये गुजरात महाराष्ट्र में क्यों लगी है, कच्चा माल अवेलेबल है, वहाँ पर मार्केट अच्छी है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, पोर्ट अच्छी है वहाँ पर, यहाँ तक कि लेबर और मॉइस्ट क्लाइमेट है, जो एक तरह से इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान देता है। द इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइडिंग ए लिविंग टू फार्मर, कॉटन वूल pluck and worker engaged in ginning, spinning and weaving and dyeing, engineering, packing, टेलरिंग एंड सीविंग। कहते हैं कि जो अगर हम बात करें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, इसका एग्रीकल्चर के साथ बड़ा ही रिलेशन है। यहाँ तक कि जो बॉल प्लकिंग होता है, यानी कि जो कपास को खेतों से लाया जाता है उसके बाद उसे अलग किया जाता है, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, इंजीनियरिंग और टेलरिंग करने वाले लोगों को भी यानी कि रोजगार प्रदान करती है। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्री सच एज केमिकल एंड डाई, मिल, स्टोर, पैकेजिंग, मटेरियल एंड इंजीनियरिंग वर्क। इसके अलावा ये इंडस्ट्री और भी बहुत सारी चीज़ों की डिमांड्स को बढ़ावा देती है। While spinning continue to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving of highly While spinning continue to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope of incorporating traditional skill and scope for incorporating traditional skill and design of weaver in cotton, silk, zari, embroidery, etc. India has world-class production in spinning, but weaving supply low-quality fabric. It cannot be much the quality yarn produced in the country। कहते कि देखो यहाँ पर जो स्पिनिंग है हमारे देश में कॉन्टिन्यू टू सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में की जाती है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो कॉटन, सिल्क, जरी है, एम्ब्रॉयडरी है, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करें फैब्रिक की, तो फैब्रिक इतनी अच्छी क्वालिटी का हम लोग नहीं प्रोड्यूस कर पाते। इट कैन नॉट यूज मच ऑफ दी हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस इन दी कंट्री, यानी कि जो अच्छी क्वालिटी का धागा बनाया जाता है उसमें भी हम लोग इस कॉटन को यूज़ नहीं करते। वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मील। कहते हैं कि ज़्यादातर जो वीविंग होती है वो हैंडलूम, पावरलूम या मील में की जाती है। दी हैंडस्पन खादी प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर इन देयर होम्स एज कॉटेज इंडस्ट्री। कहते हैं कि जो हाथ से खादी का कपड़ा बनाया जाता है वो भी बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करता है, और हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटे उद्योग हैं, उनको भी काफ़ी बढ़ावा देता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, भाई जो इंडिया है वो जापान को धागा मतलब एक्सपोर्ट करता है जापान को।
अदर इम्पोर्ट ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर, और जो दूसरे कॉटन के जो सामान है वो एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ किए जाते हैं, यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्री, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्री. That is most important paragraph. There are mainly exported points that we have to be. That is the map of India that have to be mentioned. Some cotton industry like that Mumbai, अहमदाबाद, गुजरात की अगर हम बात करें तो वुलन इंडस्ट्री के बारे में, that is a red symbol that have to be mentioned in this state wise. And the silk textile industry, that is the map of the cotton textile industry, that are the different part of India located, distribution of cotton, woolen and silk industry. And the next is India has the second largest installed capacity of spindle in the world with 43.13 million spindles after China. कहते हैं कि चाइना के बाद अगर हम लोग बात करें जो स्पिंडल कैपेसिटी की बात हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग 43.13 मिलियन स्पिंडल्स हैं चाइना के बाद, यानी कि सेकंड नंबर पे इंडिया की बात आती है. सिंस द मिड 80s द स्पिनिंग सेक्टर हैज रिसीविंग ए लॉट ऑफ अटेंशन. कहते हैं कि अगर हम बात करें मिड 80s की तो स्पिनिंग सेक्टर में काफ़ी मतलब ध्यान दिया गया स्पिनिंग अपने सेंटर की तरफ. वी हैव लार्ज शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इन कॉटन यार्न अकॉर्डिंग टू फोर्थ ऑफ द टोटल ट्रेड. कहते हैं कि अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड में भी कॉटन का जो धागा उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है. हाउएवर ट्रेड इन गारमेंट इन ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, यानी कि अगर हम बात करें गारमेंट जो कपड़ा होता है अपना उसका 4% ही योगदान है. Our spinning mill are competitive at the global level, enabling to using the fabric we produce. The weaving, knitting and processing unit cannot use much of the high quality yarn that is produced in the country. कहते हैं कि हमारे देश में अच्छी क्वालिटी का जो धागा है वो प्रोड्यूस नहीं किया जाता. There are some large and modern facility to this segment, but most of this production is fragment small unit which cater to the local market. This mismatch of a major drawback for the industry. As a result, many of our spinner export cotton yarn, while apparel garment manufacture have to be imported factories. तो यहाँ पर देखा हमने किस तरीके से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट हुआ इंडिया में. एंड द लास्ट पैराग्राफ अबाउट दिस इज although we have made sufficient increase in the production of good quality long staple cotton. अगर हम बात करें लंबे जो रेशेदार कॉटन है उसमें काफ़ी हमने प्रोडक्शन में काफ़ी वृद्धि की है. द नीड एक्सपोर्ट टू स्टील फेल्ड, द नीड टू इम्पोर्ट टू स्टील फेल्ड, लेकिन फिर भी हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं यानी कि विदेशों से मंगवा रहे हैं अभी भी. पावर सप्लाई इज इरेक्टिक एंड मशीनरी नीड टू बी अपग्रेडेड इन वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर इन पर्टिकुलर. अदर प्रॉब्लम आर लो आउटपुट लेबर एंड स्टिफ कॉम्पिटिशन विद दी सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री. और इसके अलावा जो कंपटीशन है वो भी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं हमारी जो इंडस्ट्री है कॉटन इंडस्ट्री उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं.